Hello everyone, I welcome you all to the channel of Join MNS Academy. Today we are going to do a discussion on a very important and recent topic which is the conflict between Ukraine and Russia. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट क्यों है? यूक्रेन इज़ अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू रशिया। ओके, ये इस पॉइंट को हम आगे और डिटेल में भी कवर करेंगे, बट बेसिकली आप इसको बस इतने से समझ लो कि एक तरफ रशिया है और एक तरफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है और बीच में यूक्रेन है। सो इस वजह से यूक्रेन की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, और दूसरा क्या है, देयर आर टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ओके, तो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स है, जैसे एक ये क्रीमिया का है जिसे रशिया ने 2014 में कैप्चर कर लिया, और दूसरा ये डॉनबास रीजन का है। इस रीजन को डॉनबास रीजन बोलते हैं, ये वाला रीजन जो है। ओके, तो अब हम थोड़ा हिस्ट्री से देखते हैं, थोड़ा पहले से देखते हैं इसके बारे में। सो यूक्रेन वॉज वंस पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या है? यूएसएसआर। ओके, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ थे। आज प्रेजेंट डे का रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस। तो ये सारे कंट्रीज़ सोवियत यूनियन के पार्ट थे। बट जैसा हम जानते हैं, कोल्ड वॉर के बाद जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो ये सारे इंडिविजुअल कंट्रीज़ अलग अलग हो गए। इसी तरीके से यूक्रेन भी 24 अगस्त 1991 को इंडिपेंडेंट हुआ। ओके, और एक सेपरेट कंट्री बना। पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, फिर अब सेपरेट कंट्री बना। एक्चुअली क्या था, उससे पहले भी ये एक अलग स्टेट की तरह ही था, लेकिन वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तब ये यूएसएसआर में ज्वाइन हो गया, क्योंकि इस तरफ जर्मनी था और वो इन सब पर अटैक कर रहा था। तो ये एक बड़े पावर के साथ ज्वाइन हो गया ताकि बेटर तरीके से फाइट कर सके यूक्रेन, और यूएसएसआर के साथ बना। ओके, तो जैसे हमने पीछे भी देखा, इट शेयर्स बॉर्डर विद यूरोपियन यूनियन एंड रशिया। तो ये उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए है। ओके, अब बीइंग अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, इट हैज़ डीप सोशल एंड कल्चरल टाइज विद रशिया। ओके, ये सोवियत यूनियन का पार्ट था बहुत टाइम तक, तो दोनों के कल्चर्स इंटरलिंक्ड है काफ़ी ज़्यादा। इसको ऐसे समझो कि रशियन लैंग्वेज इज़ वाइडली स्पोकन ओवर देयर। ओके, मतलब कि रशियन भाषा वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भाषा है, और यूक्रेन की नेटिव भाषा के बाद, यूक्रेनियन के बाद रशियन ही बहुत पॉपुलर है। और ये ज़्यादा कहाँ है? ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न क्या हुआ? जैसे नॉर्थ ये हुआ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो ईस्टर्न रीजन यानी ये वाला रीजन, ये जो ये रीजन है, इसमें रशियन ज़्यादा पॉपुलर है। आप इस मैप से देख सकते हो कि ये जो येलो रीजन है ना, जहाँ येलो ज़्यादा है वहाँ यूक्रेनियन पॉपुलर है, और जहाँ ब्लू है वहाँ रशियन पॉपुलर है। ओके, तो ईस्ट यूक्रेन क्या है? ईस्ट यूक्रेन में रशियन लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर है। इन द ईस्टर्न यूक्रेन रीजन देयर आर ग्रुप्स बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज आर्म्ड। ओके, तो इस रीजन में जो कुछ कुछ रीजनल ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकल भी हैं और साथ ही साथ आर्म्ड भी हैं। तो ये रीजन्स जो हैं, ईस्टर्न रीजन के लोग, ये प्रो रशियन है ज़्यादातर, और साथ ही साथ ये लोग रेबेल कर रहे हैं यूक्रेन के नेटिव गवर्नमेंट से, जिसके ये पार्ट हैं, उससे रेबेल कर रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने वेपन्स भी ले लिए, इनको वेपन्स और मनी ज़्यादातर रशिया से सप्लाई हो रही है, और ये उसको अपने ही देश के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, और वहाँ पे गवर्नेंस नहीं चलने दे रहे हैं। अब हम देखते हैं 2010 के आसपास में क्या हुआ था। इलेक्शन होते 2010 में, और विक्टर यांकोविच ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होते हैं। तो इनका टर्म था 2010 से 2014 तक, और ये आप ऐसे बोल सकते हो ये प्रो रशियन थे, यानी कि इनका ज़्यादा रशिया के तरफ अफेक्शन था और वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोप के तरफ कम था। इनकी गवर्नमेंट में, जब इनका गवर्नमेंट था उस टाइम पे थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई कंट्री में, और इसके वजह से क्या हुआ, नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गए जो पॉपुलरली यूरोमेडन मूवमेंट के नाम से जाने गए।
यूरोमेडन मूवमेंट क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो थे यूक्रेन के, दे वांटेड टू जॉइन यूरोपियन यूनियन। ओके, क्यों? क्योंकि यूरोप से जुड़ने में वो देख रहे थे कि ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और बेटर लाइफ हो सकती है। बट प्रो रशियंस जो थे, मोरली दिस ईस्टर्न रीजन पीपल, मतलब ये ईस्टर्न रीजन के जो लोग थे, ये उसके अगेंस्ट थे। और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी, क्योंकि एक प्रो रशियन पॉलिटिकल पार्टी की थी, तो दोनों पार्टीज़ के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। ओके, क्योंकि दोनों के व्यूज़ अपोजिट है तो क्लैशेस स्टार्ट होने लगे। अब इसी के बीच में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज करने की कोशिश की। ओके, और इससे क्या हो रहा था कि वो क्या करने वाले थे कि प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको बढ़ाने वाले थे। और प्रेसिडेंट की पावर अगर बढ़ती ज़रूरत से ज़्यादा तो वो सिस्टम लेस लिबरल हो जाता, मोर लाइक रशिया, जो वहाँ के लोग, कॉमन लोग नहीं चाहते थे। सो इसके वजह से क्या हुआ कि सीवियर अनरेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट्स और बढ़ने लगे। और फाइनली इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2014 में दिस लेड टू फॉल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि रशिया टुक एडवांटेज एंड एंटर्ड द प्रो रशियन रीजन ऑफ यूक्रेन। तो रशिया ने क्या बोला कि जो प्रो रशियन रीजन्स थे, जैसे कि ये डोनेट्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया, ये सारे रीजन्स जो थे, इन सब में रशिया एंटर करने लगा। क्या कहते हुए कि प्रोटेक्ट करेगा उन सब लोगों को जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, क्योंकि प्रोटेस्ट और वाइल्डली प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसमें लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया भी एंटर करता है। यूरोमेडन मूवमेंट जो था वो फाइनली 23 फेब को एंड हुआ। और क्योंकि रशिया की आर्मी भी एंटर कर चुकी थी इन रीजन्स में, क्रीमिया के रीजन और ये रीजन में, तो 16 मार्च को 2014 को रशिया ऑफिशियली टुक ओवर क्रीमिया और रीजन ऑफ डोनबास। डोनबास रीजन क्या है? ये दोनेस्क, लुहांस्क का ये जो रीजन है, इसी को डोनबास भी कहते हैं। ओके, डोनबास स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यूक्रेन का एक प्रॉस्पेरस और मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। ये यूक्रेन की जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है और इसलिए यूक्रेन भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है और रशिया भी इसको टुक ओवर करना चाहता है, क्योंकि ये रशिया को हेल्प करेगा उसके एसेट्स बढ़ाने में। ओके, तो क्या हुआ अब, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट तो फॉल हो चुकी थी यूक्रेन की, तो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है 2014 में यूक्रेन की। और वो क्या चाहते हैं? वो पहला चाहते हैं कि सीज़ फायर हो, यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है छोटा मोटा फायर्स और अनरेस्ट चल रहा है मिलिट्री लेवल पे, वो ख़त्म हो। ओके, दूसरा क्या चाहते हैं कि रशिया ने जो हैवी वेपनरी डिप्लॉय कर रखी है यूक्रेन में, डोनेस्क, लुहांस्क और क्रीमिया, इन सब रीजन में, तो रशिया उनको हटाए। तीसरा ये चाहते थे कि यूक्रेन गवर्नमेंट का कंट्रोल आए पूरे एरिया पे, यानी कि यूक्रेन गवर्नमेंट फिर से पूरा यूक्रेन को कंट्रोल करे। जैसे कि ये पूरा यूक्रेन है, तो यूक्रेन गवर्नमेंट का ही अब पूरे इस यूक्रेन पे कंट्रोल आए। रशिया इस पे एग्री नहीं कर रहा था। रशिया चाहता था कि डॉनबास रीजन को ऑटोनॉमी मिले, यानी कि डॉनबास रीजन जो ये वाला है, ये ऑटोनॉमी इनको मिले, ये अपने आप को इनको फ्री करना चाहता था कि ये फ्री हो जाए, एक नया कंट्री बन सके यूक्रेन से हट के। तो ये देख लेते कि यूक्रेन के अभी प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ओके, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल। बेसिकली इनकी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू प्रो नेटो, प्रो यूरोपियन यूनियन और प्रो वेस्टर्न वर्ल्ड साइड का रहा है। रशिया के तरफ इनका अफेक्शन कम रहा है। ये 20 मई 2019 से अभी तक सर्व कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ओके, सो 2019 में यूक्रेन ने क्या डिमांड किया कि पहले तो सीज़ फायर हो, कंप्लीट सीज़ फायर हो, और विड्रॉल ऑफ ऑल रशियन वेपन्स एंड ट्रूप्स, यानी कि रशियन आर्मी और अपने वेपन्स लेके रशिया हट जाए
और सीज फायर हो। या और दूसरा इन्होंने क्या प्रपोजल किया कि यूक्रेन सेल्फ गवर्निंग स्टेटस देगा डॉनबास रीजन को। यूक्रेन टू ग्रांट सेल्फ गवर्निंग स्टेटस टू द टेरिटरी ऑफ डॉनबास रीजन ओनली आफ्टर कंडक्टिंग लोकल इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन करेगा और उसके बाद ही सेल्फ गवर्निंग स्टेटस देगा डॉनबास रीजन को। ओके। और रशिया ने इसमें क्या कहा, रशिया ने कहा कि पहले इलेक्शन होगा और उन्हें ऑटोनॉमी मिलेगी डॉनबास रीजन को, उसके बाद रशिया बाकी सारी चीज़ें करेगा। बाकी सारी चीज़ें मतलब कि ये सीज फायर और विड्रॉल ऑफ रशियन आर्मी एंड ट्रूप्स। ओके। तो अब इसमें देखते हैं कि नेटो और यूरोपियन यूनियन का इसके तरफ क्या पर्सपेक्टिव है। अगर इन सब में यूक्रेन को मेंबरशिप दे देते हैं वो नेटो और यूरोपियन यूनियन कमिटी, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि देयर विल बी ह्यूज माइग्रेशन। और माइग्रेशन क्यों होगी, क्योंकि पीपल वुड मूव फॉर सिक्योर लाइफ एंड बेटर लाइफ। जैसे कि यूरोप की कंट्रीज़ ज़्यादा बेटर डेवलप्ड है यूक्रेन से और कंपैरेटिवली ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि यूक्रेन तो एक वॉर जोन टाइप का एरिया है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होती रहती है। तो लोगों को अगर चांस मिलेगा तो वो बेटर लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी माइग्रेट करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड अननेसेसरी टू टेक पार्ट इन वॉर विद एंड फाइट विद रशिया। रशियन आर्मी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। और अगर यूएसए और बाकी कंट्रीज़ अपनी आर्मी को वहाँ भेजे तो उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा रशियन आर्मी को डिफ़ीट करना। और साथ ही साथ वो दूसरे वेज की लिए खोज रहे हैं, इकोनॉमिक वेज को, कि रशिया को हॉल्ट कर सके, लेकिन वॉर नहीं करना चाहते। और तीसरा मेजर इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि यूक्रेन में अभी भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अनस्टेबल कंडीशंस ऑफ यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अब रशिया का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है कि कीप इट अनस्टेबल सो दैट नेटो यूरोपियन यूनियन फोर्सेस स्टे अवे। ओके, मतलब यूक्रेन को अनस्टेबल जब तक रखेंगे तब तक नेटो और यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस यहाँ पर नहीं आएंगी। दूसरा, कंडक्ट इलेक्शन एंड गिव ऑटोनॉमी टू डॉनबास रीजन। मतलब कि ये क्या चाहते हैं कि पहले उसको अनस्टेबल रखे और साथ ही साथ डॉनबास रीजन जो है यूक्रेन का, ये वाला रीजन, तो ये इसको ऑटोनॉमी मिल जाए। एक तरीके से ये उसको ब्रेक करना चाहते हैं यूक्रेन को। ओके। अब इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इंडिया हैज़ गुड रिलेशन विद बोथ यूएसए, नेटो फोर्सेस एंड यूरोपियन यूनियन एंड रशिया। इंडिया ऑल्सो हैज़ गुड रिलेशन विद यूक्रेन। तो आप देखते हो कि हम सभी से डील करते हैं, यूएसए से भी डील करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी डील करते हैं, रशिया से भी डील करते हैं और यूक्रेन से भी डील करते हैं। सो इंडिया एम्स टू मेंटेन इट्स इंटरेस्ट विद बोथ द ग्रुप्स। ओके। तो इंडिया अपने आप को जितने भी इन सभी देशों से उसके जो भी टाइज हैं, रिलेशंस है, उन सबको मेंटेन करके ही रखना चाहता है। Thus, India has not taken side of any of two. Okay, so India has not taken side of any of these two. और इंडिया ने क्या काम किया है, तो इंडिया हैज़ वर्क टू टेक आउट सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज फ्रॉम द वॉर जोन। अब यूक्रेन ऐसा वॉर जोन बन चुका है, वहाँ पे अपने सिटीजन्स को रखना सेफ़ नहीं है और वो लोग भी वहाँ से आना चाहते हैं वापस इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रेस्क्यू करने का काम किया है। और इसी तरीके से नेपाल के सिटीजन्स, इनफैक्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स को भी इंडिया ने उनके कंट्रीज़ में लाया है। अब इंडिया का सबसे बड़ा एम क्या है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द आइडिया फॉर ग्लोबल पीस। ओके। तो इंडिया का सबसे बड़ा एम यही है कि ग्लोबल पीस आए, और इसी के लिए वो सपोर्ट क्या करता है कि टॉक्स के थ्रू और आपस में मीटिंग्स के थ्रू अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सके तो वो सॉल्व हो जाए। ओके। तो इस तरीके से वो चाहता है कि यूक्रेन और रशिया का मैटर भी सॉल्व हो जाए। अब हम देखते हैं करेंट सिचुएशन क्या है। करेंट सिचुएशन में
यूक्रेन कांट गो फॉर अ फुल स्केल वॉर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस। ओके, लैक ऑफ रिसोर्सेस क्यों? क्योंकि उसके पास उतने मिलिट्री रिसोर्सेस है ही नहीं कि वो वॉर कर सके, और दूसरा इट वुड बी ओवर पावर्ड बाय रशिया। ओके, अब आप ये कंपैरिजन के लिए देखो कि यूक्रेन का ये मैप है और यूक्रेन के आसपास में रशियन बॉर्डर है, बेलारूस है, क्रीमिया है और नीचे ब्लैक सी है। ओके, इतना सारा बॉर्डर रशिया का ही है जहाँ से रशिया उस पर अटैक कर रहा है। बेलारूस में भी रशियन आर्मी घुस चुकी है और वो वहाँ से अटैक कर रही है। क्रीमिया में रशियन आर्मी पहले से ही है। ब्लैक सी में रशियन नेवी और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बना के रखी हुई है। अगर कंपैरिजन के लिए देखो तो यूक्रेन के पास अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख सोल्जर्स हैं, वहीं रशिया के पास 1 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख सोल्जर्स हैं। यूक्रेन के पास 2430 टैंक्स है, तो इसके कंपैरिजन में रशिया के पास 13,000 टैंक्स हैं। एयरक्राफ्ट्स में अगर देखो तो 285, इट इज़ लेस देन 300 एयरक्राफ्ट्स है यूक्रेन के पास, और वहीं रशिया के पास मोर देन 4000 एयरक्राफ्ट्स हैं। वॉरशिप्स में यूक्रेन के पास अप्रॉक्सीमेटली 25 वॉरशिप्स हैं और रशिया के पास 603 वॉरशिप्स हैं। न्यूक्स यानी कि न्यूक्लियर पावर, तो न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन के पास अभी एक भी नहीं है, वहीं रशिया के पास 6400 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है दोनों देशों के मिलिट्री पावर में। तो यूक्रेन फुल स्केल वॉर नहीं कर सकता है, इसलिए यूक्रेन अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर लड़ रहा है, रशिया पे अटैक नहीं कर रहा है। ओके, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? मोस्ट ऑफ द पाइपलाइन पासेस थ्रू यूक्रेन। कौन सी पाइपलाइन? ये पाइपलाइन है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर पाइपलाइंस जो है ना वो यूक्रेन से पास हो रही है। जो भी यूरोप में जा रही है ना, वो सारी पाइपलाइंस यूक्रेन से पास होते हुए जा रही है। अलग अलग कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, जर्मनी जो भी है, तो उन सब में यूक्रेन के थ्रू ही वो सारी पाइपलाइन पास हो रही है। पेट्रोलियम रशिया का है, लेकिन पाइपलाइन जो है वो यूक्रेन से पास हो रही है। ठीक है, वॉर हैज़ लेड टू राइज इन प्राइस ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल इन यूरोप। ओके, अब वॉर की वजह से क्या हुआ है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आप जानते हो कि पहले $75 पर बैरल पेट्रोलियम मिलता था, जिसका प्राइस अब $120 पर बैरल पहुंच चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है, और अभी भी एज्यूम किया जा रहा है कि अगर वॉर ऐसे ही चले तो $150 पर बैरल भी पहुंच सकता है ये। ओके, अब इसी से क्या हो सकता है कि दिस कुड लीड टू एनर्जी क्राइसिस फॉर यूरोप एंड वर्ल्ड, क्योंकि आज के डेट में सोलर और बाकी सारे टाइप के पावर जो भी हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आज भी पेट्रोलियम पर ही ज़्यादातर इकोनॉमी रन हो रही है। तो अगर पेट्रोलियम का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर पेट्रोलियम नहीं मिल पाएगा तो बाकी देशों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और एक एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी, और ये यूरोप के लिए भी आएगी और साथ ही साथ पूरा इफेक्ट इसका वर्ल्ड पर भी पड़ेगा। ओके, अब यहीं पे रशिया के लिए भी प्रॉब्लम है कि रशिया का इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसकी जीडीपी में ये फ्यूल से आता है, और फ्यूल इसके मेन बायर्स हैं जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं इसके फ्यूल के। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ का भी इसमें ज़्यादा एक स्टेक है, और इसी के साथ साथ हुआ था कि एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी जर्मनी ने अभी हॉल्ट करने का वो किया था, डिसीजन लिया था। तो ये प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं को सॉर्ट आउट करना है, और दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और दोनों के लिए ही वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी सबसे इम्पॉर्टेंटली पीछे नहीं हटना चाहता है। ओके, सो आई होप आपको ये यूक्रेन और रशिया का करंट सिचुएशन के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।